फ्लाइट की बात करते हैं तो जो आपका डस्ट ऑफ स्नो है ना, ये आपकी फर्स्ट पोयम है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट स्टैंजा जरा पढ़ें भैया। तो इसमें लिखा हुआ है द वे अ क्रूक swooped डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ तक देखिए, मैं आपको यहाँ तक समझाने वाली हूँ इस क्लास में, आई मीन टू से इस चैप्टर में। स्ट्रेंजा देखिए, तो देखिए सबसे पहले बोला है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। जिस तरीके से जो क्रो है ना, उसने मेरे ऊपर क्या गिराया है, डस्ट ऑफ स्नो गिराया है। किससे भाई, हेमलॉक ट्री से। इसमें बोला जा रहा है कि जिस तरीके से जो काऊ होता, पहले एक बात बताओ, काऊ देखे हैं, कौवे देखे हैं, कैसे होते हैं, काले होते हैं। हम उन्हें अपशगुनी भी मानते हैं, अपशगुनी लाइक जिनसे जैसे इनको देख ले या फिर कोई काम जो है हमारा अशुभ हो जाता है, इनके कारण हम इनको दोष लगाते हैं, ठीक है। और वहीं पर आप हेमलॉक ट्री के बारे में जानते हैं। हेमलॉक ट्री क्या होता है बच्चा पार्टी, हेमलॉक ट्री होता है आपका और धतूरे के पेड़। तो वैसे तो धतूरे का पेड़ जो है शुभ माना जाता है, लेकिन धतूरे के पेड़ को, धतूरे को शुभ मानते, धतूरे के पेड़ को अशुभ माना जाता है। सो जैसे इसमें बोला है कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जिस तरीके से उस काऊ ने हेमलॉक ट्री से, धतूरे के पेड़ से मुझे स्नो, मतलब ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो, स्नो तो सबने देखी होगी, गिरती है, सर्दी का मौसम चल रहा है तो ऑफकोर्स देख रहे होंगे। तो उसकी धूल, जस्ट आप धूल भी कह सकते हो और कुछ कण भी कह सकते हो, गिराई है, ठीक है। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो इसमें ये कह रहे हैं वो कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही वो जो डस्ट है उस पर गिरी है, तो वैसे ही उनका मूड जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ अशुभ थी और जो चीज़ अशुभ उनके ऊपर गिरी है, जिसकी डस्ट, उससे उनका मूड चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव वे में हुआ है या पॉजिटिव वे में हुआ है, ठीक है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। मैंने, उनका मूड सुबह से ख़राब था, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनका पूरा दिन उनने जो बिताया है, रूड बिताया है, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही सब लोगों के साथ बहुत ही उनने अच्छा व्यवहार नहीं किया और उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्योंकि किसी कारणवश ऐसा होता भी है कि किसी कारणवश हमारा मूड जो है ख़राब हो जाता है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी है हेमलॉक ट्री से, वैसे ही उनने अपना जो है, अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया है और उनका जो मूड है वो चेंज हो चुका है। एंड इस तरीके से जो अशुभ चीज़ होती है, जैसे कि काऊ हो गया, इसमें जैसे बोला है कौआ, और सेकंड चीज़ क्या भाई, हेमलॉक ट्री, मतलब कि धतूरे का पेड़, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ अशुभ मानी जाती है, लेकिन उनके लिए शुभ रहा और पॉजिटिव साइन रहा, ठीक है। अब एक बात बता देना, इसका सेंट्रल आइडिया चाहिए तो मुझे बता देना आप लोग। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोयम दी गई है, ठीक, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोयम लिखी गई है, ओके। अ हेमलॉक ट्री अ पॉइजनियस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर एंड रूट हेल्ड इन रिग्रेट। देखिए, आई हैड रूट, वैसे पहली बात तो सुनो ज़रा कि जो हेमलॉक ट्री होता है, जैसे मैंने कहा धतूरे का पेड़, और सबको पता है कि अगर हम धतूरा खा लेते हैं, धतूरा जो होता है जहर होता है, तो एक तरीके से जो पेड़ है वो अशुभ, नेगेटिव साइन करता है। और वहीं रूट का मतलब क्या है, ये वाले रूट का मतलब क्या है भाई, हेल्ड इन रिग्रेट। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उनने जो दिन है वो इतने, मतलब उनकी छोटी सी गलतियों की वजह से उन्हें अपना आधा दिन खराब कर दिया। लेकिन चलो अच्छा है, इसके कारण जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उन पर गिरी है, इस कारण जो है उनका मूड चेंज हो गया है और अब जो बचा कुचा दिन है वो अच्छा जाएगा। सो चलिए हम सेकंड पोयम पर बात करते हैं। अब हम इसकी सेकंड पोयम देखेंगे। सेकंड पोयम क्या है, आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पोयम, ओके। चलिए तो सेकंड की बात कर लेते हैं, फायर एंड आइज, ओके। फायर एंड आइज आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और आपके फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोयम है, ठीक है गाइज। तो चलिए, इसमें लिखा हुआ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। देखिए, सम से इन आइज, तो कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का कहना है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो फायर से ख़त्म हो सकती है,
ठीक है, मतलब कि फायर जो एक ऐसी चीज़ है, आप मान सकते हैं आग एक ऐसी चीज़ है कि जिससे जो पूरी दुनिया है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन कुछ वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है, सम से इन आइज़, ओके, एंड कुछ लोगों का मानना है कि जो आइज़ है, बर्फ़ है, उसके कारण जो है आपकी पूरी दुनिया, पूरे जो दुनिया है हमारी, वर्ल्ड है, पूरा भारत देश की बात नहीं हो रही पागलों, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इससे ख़त्म हो सकता है। मतलब अगर तेज बर्फ़ गिरने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना, ये फायर और आइज़ ये किसी और को सिंबलाइज्ड कर रहे हैं, किसी और चीज़ को। जैसे आप लोग हैं, जैसे आपके देखना जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके कहीं ना कहीं सगे दोस्त, सगे सहेलियां होंगी। अरे परम मित्र, हाँ उन्हीं की बात कर रही हूँ, होंगे। तो क्या होता है, वो लोग जो होते हैं उनको आप आंखों में आंखें डाल के चुगली कर लेते हो। जैसे मैंने कहा, मैंने किसी व्यक्ति की तारीफ करी लेकिन एक्चुअल में मैं उसकी निंदा कर रही हूँ, है ना। तो मैं उस चीज़ को सिंबलाइज्ड कर रही हूँ, मैंने उसके लिए एक शब्द बोला है, लेकिन वो शब्द जो है ना मेरा अच्छे वे में नहीं, नेगेटिव वे में है, तो हम वो समझ जाते हैं ना। इसी तरीके से इस जो फायर एंड आइज है ना, इसमें भी जो फायर है वो किसी और चीज़ के बारे में है और जो आइज है वो किसी और चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, आगे तुमको पता चलेगा। देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर, अब वो बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, from what I have taste of desire and I hold with those who favor fire। वो कहते हैं, देखो फायर से यहाँ पर मतलब डिज़ायर से ही है और आइज से ईर्ष्या से, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जिस तरीके से मैंने डिज़ायर, जो आपकी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, मतलब एक तरीके से अच्छा लेकिन एक तरीके से बहुत बुरी होती है, ठीक है। तो डिज़ायर जो है आपकी, जैसे मैंने इसका टेस्ट किया है, मतलब इसका अनुभव लिया है, एंड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो लोग फायर को मतलब डिज़ायर को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, मैं उनके फेवर में बोलूँगा कि इससे जो है क्या बोल सकते हैं, आपकी दुनिया जो है नष्ट हो सकती। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो आपकी जो, एक मिनट रुकना, मैंने आपको बोला था कि ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब क्या होता है, आपकी जलन, नफरत। तो आइस जो है बेटा वो सिंबलाइज कर रहा है हेट को, वहीं फायर सिंबलाइज कर रहा है इच्छा, है ना। जैसे मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे उससे भी आगे बढ़ना, मुझे सबसे आगे बढ़ना, मुझे सब कुछ हासिल करना है, इस टाइप की इच्छा, ओके। और आइज आपका एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना, जैसे कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल गया, आपको उससे ईर्ष्या हो रही है, ओके, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, एंड यहाँ पर आगे बढ़ना कि वट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जो पेरिस है इसका मीनिंग क्या है, डाई। यहाँ पर बोला है कि यदि मैं सोचूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नफरत भी पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए, पेरिस मतलब होता है डाई, मारना, ख़त्म करना, तो दोनों ही पर्याप्त है, दोनों ही मेरे को लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इनफ है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। वो बोलते हैं, कहते हैं कि आइज भी पूरी दुनिया का डिस्ट्रक्शन के लिए, नष्ट करने के लिए इनफ है, सफिस है। सफिस मतलब आप कह सकते हैं कि पर्याप्त है, ठीक है। तो ये भी कहानी आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। यहाँ पर फायर और आइज तो लिखा है, लेकिन ये सिंबलाइज करते हैं, फायर सिंबलाइज कर रहा है डिज़ायर को और आइज जो है सिंबलाइज कर रहा है आपके हेट को। क्लियर है। फायर आप कह सकते हैं, फायर आप कह सकते हैं बच्चा पार्टी कि फायर आपकी इच्छा शक्ति के बारे में बता रहा है कि जो आजकल के मनुष्यों में आगे बढ़ने की इच्छा है अच्छी है, लेकिन सबसे आगे बढ़ने की इच्छा है और हमें सब कुछ करना है, इस टाइप की इच्छा है, हमें कहीं ना कहीं मार सकती है और हमारे पूरी दुनिया का जो है विनाश कर सकती है। और वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आइस की, तो आइस सिंबलाइज कर रहा है ईर्ष्या, नफरत को। जैसे एक दूसरे के प्रति आपकी ईर्ष्या होती कि मुझे इससे आगे निकलना है, वो बोलता मुझे उससे आगे निकलना है। तो ये भी आपके लिए आपकी पूरी दुनिया को, मतलब हमारी जो, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको नष्ट करने के लिए इनफ रीज़न है और
इनफ है, मतलब कि पर्याप्त है। इन दोनों चीज़ों से हमारी जो दुनिया है वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है, सो आई होप आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये वाली पोयम समझ में आई होगी। चलिए हम फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 की थर्ड पोयम की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए। हेलो एवरीवन, अब हम लोग देखते हैं इस थर्ड पोयम को, जो कि फर्स्ट फ्लाइट की है, क्लास 10। तो अच्छा पार्टी, मैंने 2 पोयम समझा दी है, और भाई मैं ये जो ऑल पोयम बना रही हूँ ये वीडियो में, ये इसका फर्स्ट पार्ट ही है। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसके अटैच है, वो मिल जाएगा। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। सो देखिए, दिस ह्यूमोरियस poem suggested some dangerous way to identify or tell wild animal. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. देखिए, ये जो पोयम मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही वैसे तो डेंजरस वे में आइडेंटिफाई करती है, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि आप विल्ड एनिमल को, विल्ड एनिमल मतलब जो जंगली जानवर है, उनको उनकी पहचान कैसे करें। तो इसे बड़े ही स्ट्रांगली और बहुत ही रिदम के साथ आप पढ़िएगा, जो रेगुलर रिदम होती है उसके साथ। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमरस मतलब होता है रस देने वाली, मतलब आप कह सकते हो हंसी मजाक वाली जो पोयम होती है ना, जस्ट लाइक दैट। ओके, इसमें बहुत ही मजाक वाली चीजें आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको हंसी तो पक्का आएगी, है ना। चलिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। इसमें बोल रहे हैं कि कभी भी, भविष्य में कभी भी, अगर आप बाय चांस दादा चांस, कोई भी चांस, अगर आप टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं भाई, ईस्ट के जंगल में अगर आप बाय चांस दादा चांस जा रहे हो, तो क्या होगा। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी वेस्ट, इफ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग। देखो, बड़ी बहुत ही मजाक वे में बताया है कि कभी भी अगर आप चले गए हैं और अगर आपको एक बहुत बड़ा एडवांस लार्ज मतलब एक बहुत बड़ा जानवर दिख रहा है तुमको, बहुत ही बड़ा, टोनी वेस्ट का मतलब, टोनी वेस्ट यहाँ पर वही मीनिंग आइडेंटिफाई कर रहा है कि बहुत ही बड़ा चेस्ट वाला और बहुत ही बड़ा एडवांस लार्ज। ओके, और अगर वह दहाड़ रहा है आप पर, अगर वो दहाड़ रहा है, और अगर आपको उस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आप मरने वाले हो, ठीक है, अगर आपको उस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आप मरने वाले हो, यू विल नो, तब आप जान जाओगे कि इट इज द एशियन लॉयन। पता है क्या, देखो, एक तो वो बहुत ही एडवांस लेवल का है भाई, लार्ज एडवांस है, मतलब बहुत ही बड़ा है ना। ट्वेनी वेस्ट है, मतलब उसकी जो वेस्ट कह सकते हैं वो काफी बड़ी है। और सेकंड चीज कि वो दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है उसकी लैंग्वेज में, और उस टाइम पर तुम ये फील कर रहे हो भाई अब तो मैं गया, अब तो मैं मरने वाला हूँ इस जानवर के हाथ। तो भैया तुम उसी टाइम पर इमीडिएटली समझ जाओगे कि वो जो है ना भाई, वो एशियन लॉयन है। क्या है वो? एशियन लॉयन है। अब बताओ, मरने के टाइम पर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या जानवरों को? लेकिन फिर भी इसमें बताया है तो हम आपको समझा रहे हैं, है ना। अब इस भाई साहब को देखे, पहले देखें और थोड़ा सा हंस लें, क्योंकि मरने वाले तो अपन है नहीं, क्योंकि हम और जंगल्स वो भी ईस्ट के क्यों जाएंगे, हम पागल हैं क्या, है ना। लेकिन ठीक है, चलो। और इफ someone time when roaming round and novel wild west greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you। देखिए, और सम टाइम, यदि कुछ टाइम के बाद कोई आपको, आप मतलब वहां पर घूम रहे हो और आपको एक बड़ा सा फिर एक जानवर दिख रहा है, लेकिन अब कैसा जानवर है? अ नोबल विल्ड बेस्ट ग्रीड्स, मतलब येलो कलर का है और उसके ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, मतलब उसके जो पूरा शरीर है, स्ट्रिप जानते हैं, एक लंबी सी धजी आप कह सकते हैं। हाँ, तो उसके जो शरीर है उसके पे काली काली जो धजी है, ठीक है। और फिर येलो ग्राउंड पर, येलो ग्राउंड मतलब वो पूरा पीला है और उसके ऊपर स्ट्रिप है कैसे कलर की? ब्लैक कलर की, लंबी लंबी जो धजी टाइप की स्ट्रिप उस पर बनी हुई है। जस्ट नोटिस, आप उसे नोटिस करना, इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खाता है। भैया खाएगा तो हम भाग ना जाए, नोटिस काय के लिए कर रहे, लेकिन फिर भी कर लो, क्या बात है ना। तो जब आप उसे नोटिस कर रहे हैं ना, सो दिस सिंपल रूल may help you learn the Bengal
टाइगर टू डिस्कर्ड। तब आप सही है, ये एक मतलब सिंपल रूल मैंने समझाया ना आपको। बड़ा सा जानवर दिख रहा है जो पूरा उसका बैकग्राउंड जो है वो येलो है, पीला है, लेकिन उसके जो है शरीर पर ब्लैक कलर की, काले कलर की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। और यही एक सिंपल तरीका है, रूल है, नियम है, जिससे आप जान जाएंगे इजीली कि बंगाल टाइगर टू डिस्कर्ड, जो बंगाल टाइगर है वो आपके सामने है, ठीक है। ये होती है पहचान जानवरों की। आज तक किसी ने पहचान नहीं करवाई होगी जो हमें ये पोएट करवा रहे हैं। अब इनको देख रहे हो आप, ठीक है, देख लो। If strolling forth a best you view, whose written with sport is peppered as soon as he has leapt on you। देखो बड़ी भारी संख्या में बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। अब देखो स्ट्रॉलिंग फोर्थ है ना, सुनना पहले ध्यान से। आपको एक बड़ा सा जानवर जिसकी बेस्ट आप देख रहे होगे, मतलब बेस्ट मतलब कुछ ऐसा नहीं जानवर के बारे में बोला है। अगर आपने एक बड़ा सा जानवर और बेस्ट यू व्यू अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, जो कि हिडन है, वो किसी चीज से हिडन है, किससे, उसके शरीर पर ब्लैक कलर के क्या है, स्पॉट्स हैं। अब वो ब्लैक भी हो सकते हैं आई थिंक, या फिर यहाँ पर नाम नहीं दिया है, स्पॉट्स इज पेपर्ड। उसकी जो शरीर है उस पर छोटे 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 डॉट हैं, लेकिन वो छोटे 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 टुकड़े में तुमको खाएगा ठीक है। और आपको मतलब जितनी जल्दी हो सके वो आप पर छलांग मारता है, लैप्ड ऑन यू, छलांग मारना, ठीक है। अगर आप पर उसने छलांग मार दी एंड यू विल नो इट इज अ लेपर्ड, तो वहीं आप समझ जाना कि वो भाई साहब जो है लेपर्ड है और कुछ नहीं, चीता है वो, है ना। Will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। और फिर वहां पर ऐसा नहीं है, आपका वहां पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। वो दहाड़ेगा पेन के साथ, दर्द के साथ, क्योंकि वो आपको खाएगा ना, उसको भी दर्द होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो आप पर छलांग मारता जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं जो लेपर्ड्स होते हैं उनकी छलांग मार मार कर खाने की आदत होती है, हमेशा वो छलांग मार कर ही खाते हैं, ठीक है। आप पर एकदम छलांग मारेंगे फिर आपको नोचेंगे, ठीक है। If when you walking around your yard you meet a creature there। चलिए अब आपको मैं बता दूं, अगर आप वहां पर ईस्ट के जंगलों में अगर आप क्या कर रहे हो, आपके आंगन में घूम रहे हो, घूमते घूमते आपको एक क्रिएचर दिखेगा। क्या दिखेगा, एक क्रिएचर दिखेगा हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही गले मतलब बहुत ही टाइटली गले लगाएगा, इतना टाइट कि शायद आपको सफोकेशन होने लगे, आपका दम घुटने लगे, ठीक है। तो बहुत ही टाइट गले लगाएगा एंड वी श्योर इट इज अ वेयर, तभी समझ जाना तुम वो की भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई ऐसा लग रहा है कि यार कोई तो गड़बड़ है ना दया, है ना, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस, एक और वो साइन देता है कि वो क्या करता है, वो आपको मतलब केयरलेस होकर, मतलब एक तरीके से वो बेपरवाह होता है, उसे किसी की केयर नहीं होती, वो खुद अपने आप में बेपरवाह होता है, वो कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो ये एक और साइन है जिससे आप समझ जाओगे कि वो भालू है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और कहानी। तो टू डिस्टेंट गाइज वेस्ट ऑफ प्रे, बेस्ट ऑफ प्रे, बेस्ट मतलब आपको जानवर की बात हो रही है, ठीक है। बेस्ट ऑफ प्रे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जानवर है उनकी पहचान आप कैसे करें। जो डिस्टेंट गाइज होते हैं आप पहचान करते हैं, और प्रे मतलब यहाँ पर जो है जानवरों के बारे में हो रही है, बेस्ट ऑफ प्रे जंगलों के जानवरों के ही बारे में बात हो रही है। आ नोविस नाइट नॉन प्लस, नोविस मतलब जो नौ सीखा होता है, जो जानवरों की नई नई पहचान कर रहा है, जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। माइट नॉन प्लस, शायद वो नर्वस हो सकता है, कंफ्यूज्ड हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिना, थस हिना कम्स विथ मैरी स्माइल, बट इफ दे बीप यू आर बीम दे आर क्रोकोडाइल। देखो अब इसमें ये बोला है कि जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा जो है उन लोगों में डिफरेंस करना बहुत ही खतरनाक होता है ना, और क्रोकोडाइल में, क्योंकि सैमी दिखती है एज यूजुअल, लेकिन क्या होता है वो एक साइन देती है। अगर आपको हिना खा रही है, हिना और क्रोकोडाइल एक सी रहती है, लेकिन अगर आपको हिना खाती है, आपके पास आ रही है अगर हिना, तो वो एक स्माइल के साथ आती है, क्योंकि उनका फेस ही स्माइली होता है। अगर आप देखेंगे तो वो उसका फेस ही स्माइली, जैसे हमारा फेस कैसा है, सड़ू है ना, वैसे उनका फेस जो है स्माइली होता है। लेकिन अगर वो रो दे ना
देखो खाते खाते जैसे तुमको वो खा रही है और खाते खाते वो रो रही है, अगर वो रो रही है तो वो क्रोकोडाइल है क्योंकि उसको तुम्हारी खाने का और तुम्हारे मरने का दुख है। लेकिन अगर वो खुशी खुशी तुमको खा रही है ना, खुशी खुशी खा रही तो वो हिना से। समझ में आया बड़ू? ऐसे ऐसा कुछ नहीं, हमारे अंदर से कुछ ऐसी क्या बोलते हैं उनको, कुछ अच्छा बोलते हैं यार, मुझे साइंटिफिक नेम्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो वो सहन नहीं कर पाती और इस वजह से उनके आंसू निकलते हैं, किसकी? क्रोकोडाइल के। लेकिन जो हिना होती है वो सहन कर लेती है, ऐसा कुछ रीजन है उसका। द ट्रू, आगे देखो, द ट्रू कैमोलिन या इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जो कैमोलिन होती, कैमोलिन, इट इज इट राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट? प्लीज टेल मी कमेंट बिलो। देखिए कैमोलिन क्या होता है? लिजर्ड का छोटा चीज होता है। लिजर्ड समझते हैं आप? हाँ, तो ये जो है He hasn't any ears at all. उनके कोई भी कान नहीं होते and not a single wings, और एक पंख भी नहीं होता है। If there is a nothing on the tree, अगर आपको लग रहा है कि पेड़ पर कोई नहीं है तो समझ जाना it is the camoline you see, तब आप समझ जाना कि वहां पर क्या है? कैमोलिन है। अब ये ऐसा क्यों बोला है? ये दो लाइन का थोड़ा सा मतलब समझ लो फिर चले जाना। इफ देयर इज अ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं है पेड़ पे, मतलब कोई नहीं है, फिर आप कैसे समझेंगे कि कैमोलिन है? क्या होता है? जो कैमोलिन होते हैं, जैसे हम गिरगिट हिंदी में बोलते हैं, जहां पर भी वो जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो अपना चेंज जो होता है, कलर जो होते हैं वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको लिखी किसने है? वेल्स ने लिखी है इस पोयम को। ये पोयम बहुत अच्छी है, बहुत ही फनी पोयम है। कुछ आपको कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज आप इसमें चेक कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोयम की तरफ। अब हम देखेंगे पार्ट 1 में 4th पोयम। ये थी हमारी 3rd, अब हम 4th देखेंगे। चलिए तो चलिए अब हम देखते हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की 4th पोयम, द बॉल पोयम। ठीक है, द बॉल पोयम है ना। A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boys has to learn from the experience of losing something। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो पहले इस स्टैंजा को समझ लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। जो ये पोयम है इसमें वो लड़का होता है, वो अपनी बॉल को खो देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन उस जो बॉल है ना वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, इतना कॉस्ट नहीं है उसका, मतलब सस्ती है, चीप है, लेकिन फिर भी नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। सो क्या फिर दूसरी बॉल लेना इतना डिफिकल्ट है? क्यों वो बॉय फिर अपसेट है? जब दूसरी बॉल लेना डिफिकल्ट नहीं है तो फिर क्यों वो लड़का जो है इतना डिफिकल्ट है? तो इसमें ये वो डिफिकल्ट है, अपसेट है कि भाई अब मैं क्या करूं। और चलिए इस पोयम को देखते हैं कि किस तरीके से डिजाइन किया गया है, बताया गया है, और ये पोयम क्या बताना चाह रही है। पोयम के जो पोएट हैं वो क्या थिंग्स करते हैं, कोई चीज लॉस्ट हो जाती है, गुम जाती है, एंड बॉय मतलब किस तरीके से लर्न करता है इस अनुभव को, किसी चीज की खोने का, मतलब किसी चीज को उसने खो दिया है तो किस तरीके से वह अनुभव कर रहा है इस पोयम में। ठीक है, फर्स्ट लाइन चेक करिए। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज पोयम? What is he to do and I shall it go? देखिए इसमें बोला जा रहा है, पोएट हमारे बोलते हैं कि जो बॉय है वो क्या है। पहली चीज तो what is the boy now? a boy लड़का जो है क्या, and who has lost his ball? और बताया जा रहा है कि कैसे उसने उसकी पोयम में जो बॉल है वो खो दी है, और अभी मतलब वो कैसा फील कर रहा है अभी उस टाइम पर, एट दैट टाइम वो क्या है। What is he to do and अब मतलब है क्या करेगा। I shall it go, मैंने उसे जाते देखा है उस बॉल को।
merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। वो बोलते हैं मैंने उसको बहुत ही खुश मिजाज में बाउंसिंग करते हुए देखा है, उछलते हुए देखा है। एंड वो पहले स्ट्रीट से नीचे उतरती है, सड़क से क्या होता है, गली से जो है वो नीचे उतरती है। देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और मैरिली खुशी खुशी उस पानी में डूब जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर वॉल, देयर आर अदर वॉल्स। लेकिन फिर भी ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि बेटा तेरे पास दूसरी वॉल है। उस लड़के से देयर आर अदर वॉल्स, बहुत सारी वॉल्स हैं, बहुत सारी गेंदें हैं जिससे तुम खेल सकते हो, ये कहने का कोई भी यूज नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। एंड अल्टीमेट सीकिंग ग्रीफ फिक्सिंग द बॉय as he stands rigid and trembling, staring down all his young day into the harbor where his wall went. I wouldn't intrude on him. A dim another wall is worthless now. He sends first responsibility। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो उसके अंदर फिक्स है, ग्रीफिंग फिक्स है, उस चीज को मैं हटा नहीं सकता हूँ। ना मैं उससे ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास और भी बहुत सारी बॉल हैं, या फिर मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि भाई वो बॉल जो है उस all his young days into the harbor where his wall went, उसकी बंदरगाह जो होता है, हर्बर जो होते हैं समुद्री तट के साइड में, उनको बोला जाता है, वहां उसकी वॉल गई है। लेकिन मैं उससे ये नहीं कह सकता हूँ कि वहां गई है, और शायद ये कहने का भी कोई मतलब नहीं है कि दूसरी वॉल है। ठीक है, आई नो कि बर्थलेस है ये चीज, मतलब कहना ना, आप कह सकते हैं कि वहां पर वो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज को खोने के बाद, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी चीज का आपके पास होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वहां वो अनुभव कर रहा है उस सेंस को जहां पर आपको लगना चाहिए कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions, people will take walls will be lost always, little boy, and no one buys a wall back. Money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। इसमें वो बोलते हैं लोग जो होते हैं इस पैसनेस है, आई थिंक ये व्हाट इज राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट, लेट इट चेक। ओके, पहले देखिए जरा, उसमें ये बोल रहा है कि लोग जो होते हैं विल टेक वॉल्स, दूसरी वॉल्स खरीद सकते, और जो वॉल होती है वो गुम भी सकती है, गुम जाती होगी। लेकिन जो लिटिल बॉय है, नो वन बाय अ वॉल बैक, लेकिन कोई भी उस वॉल को खरीद कर वापस नहीं ला सकता है। उसकी मनी जो होती है एक्सटर्नल होती है, एंड ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। उसकी आप कह सकते हैं कि इस छोटी सी चीज से वो बहुत बड़ी चीज सीख रहा है। उसकी जो डेस्परेट आईज है, मतलब उसकी आंखें जो हैं आशा कर रही हैं कि शायद उसकी वॉल वापस आ जाए, है ना। जो अभी वो सीख रहा है कि किस तरीके से लॉस होता है एंड हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे फिर से खड़े होना होता है। हाँ, तो इस तरीके से मतलब इस वॉल के जरिए वो ये सीख रहा है, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जैसे सारे लोग, मतलब मैन से यहाँ पर सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं, सभी के लिए है। तो कैसे हम लोग हर एक चीज को, हर एक लॉस को सीखते हैं कि कैसे और कैसे हमें स्टैंड अप होना है। एक दिन तो हमारे साथ होता है, और कैसे हम इसे मोस्टली बहुत दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कभी कोई चीज हमारी गुम जाती है या इस तरीके से हमें कोई चीजें छूट रही है, तो फिर कैसे हमें उस सिचुएशन में खड़े होना है, स्टैंड अप होना है। ठीक है, इसको लिखा है किसने? जॉन वेरीमैन ने। ठीक है, सो इट इज अ वेरी गुड पोयम जिसमें सिखाया है कि किस तरीके से अपनी चीजों को ओवरकम करें, उस सिचुएशन में कैसे खड़े हो। तो बेटा ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में लेकर आने वाली हूँ क्लास 10th ऑल पोयम का, जल्दी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में शायद आपको लिंक मिल जाए, अगर मिल रही है तो जाके चेकआउट कर लो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो। कोई भी दिक्कत हो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू गाइज।